हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग रिफ्रैक्शन बाय ए प्रिज्म देख रहे थे। याद आ रहा है क्या देखा था? ठीक से समझ में नहीं आया था, इसलिए मैं फिर से उसको एक बार स्टार्ट कर देता हूँ। प्रिज्म कैसा होता है ये तो याद आ गया होगा। अब एक ट्रायंगुलर शेप का होता है। ये ठीक ट्रायंगल मतलब एक पेपर की ट्रायंगल नहीं है। एक मान लो ग्लास को इस शेप में कट कर लिया है, ठीक ग्लास है उसको इस शेप में कट कर लिया है, तो इसकी थिकनेस मान लो 1 इंच या 2 इंच हो सकती है। इसको पेपर पे रख देते हैं और फिर ग्लास स्लैब वाले एक्सपेरिमेंट लाइट का इससे करवाना है। क्या है? पी क्यू एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है। पी क्यू जाते हुए प्रिज्म के इस सरफेस से टच करती है। प्रिज्म का सरफेस ही क्या है? ए बी। तो ए बी प्रिज्म का सरफेस है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होना है। एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया एन एन डैश। इसी पॉइंट पे रिफ्रैक्शन होना है। अब यहाँ तक तो क्लियर है। लेफ्ट साइड में मीडियम हमारे पास है एयर, राइट साइड में मीडियम है क्या है? ग्लास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का ज्यादा है, एयर का कम है, मतलब रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट किधर बेंड करेगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो देखो ये लाइट इधर जा रही थी इस डायरेक्शन में, पी क्यू ये आगे एच की तरफ जा रही थी, लेकिन ये बेंड हो गई किधर? टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल हमारा इस तरफ है, नॉर्मल ये है ना एन एन डेस्ट, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। ये लाइन जो थी ये इधर की तरफ टर्न हो गई, टुवर्ड्स द नॉर्मल। रिफ्रैक्शन हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी है। सब कुछ क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? ठीक है। इस सरफेस पे जनरली हम लोग सरफेस को सीधा लेते थे, अब ये सरफेस हो गया है टेढ़ा। तो टेढ़ा होने से क्या होगा? रिफ्रैक्शन तो होगा ही। लेंस में पूरा सर्कुलर सरफेस होता था, उसमें भी रिफ्रैक्शन हो जाता था। ये तो स्ट्रेट है, रिफ्रैक्शन हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल आर। अब ये रिफ्रैक्टेड रे आर आर इस डायरेक्शन में चल रहा है ना? ई से एफ की तरफ जा रही है ये रिफ्रैक्टेड रे, ई टू एफ। रिफ्रैक्ट होने के बाद इस दिशा में जा रही है और फिर से पॉइंट एफ पे आने के बाद मीडियम चेंज होगा। ग्लास से वापस एयर में जाना है इसको, है ना? तो एफ पॉइंट पे भी नॉर्मल ड्रॉ करना होगा, एम एम डैश नॉर्मल ड्रॉ कर दिया गया। अब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में लाइट को जाना है। डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाना है। रिफ्रैक्शन किस तरफ होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो देखो लाइट जो इस दिशा में जा रही थी ये नीचे की तरफ, अवे फ्रॉम द नॉर्मल टर्न हो गई नीचे की तरफ, इस तरफ जाने लग गई। ठीक है। ये एंगल ई जो यहाँ पे रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही होगा, ये इसको आर बोलना चाहिए, लेकिन चूंकि आर यहाँ पे यूज कर चुके हैं इसलिए हमें दूसरा नाम लिखना होगा। इसको बोलते हैं हम लोग इमर्जेंट एंगल, एंगल ई। ई मतलब इमर्जेंट, इमर्ज कर रही है, प्रिज्म से बाहर निकल रही है लाइट, उस समय का एंगल है ये, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है। तो हमारी रे का पाथ क्या हुआ? लाइट रे जो जा रही थी इधर देख लो, पी से क्यू की तरफ जा रही थी। प्रिज्म नहीं होता तो इस तरफ जाता, लेकिन क्या हो गया? प्रिज्म की वजह से ये इधर एक बार टर्न हुआ, फिर से एक बार इधर टर्न हो गया, तब यू टर्न टाइप का हो गया। पूरा का पूरा यू टर्न तो नहीं हुआ, लेकिन लगभग यू टर्न हो गया। लाइट इस तरह से घूम जाती है प्रिज्म के कारण। कितनी टर्न हुई लाइट? कौन सा एंगल नापने से मिलेगा? लाइट कितना टर्न हुआ? जब भी हम लोग टर्न की बात करते हैं तो एंगल नापते ही हैं। इस हालत में एंगल, एंगल ऐसे तो नहीं नाप सकते, नहीं नाप सकते ना। तो इसमें हम लोग एंगल नाप देते हैं यहां से। ये एंगल, ये पी क्यू जो लाइट है इसको सीधा आगे तक ले लो, और आर एस जो लाइट निकल रही है इसको पीछे की तरफ ले लो। एक यहाँ पे एंगल बनता है, ये एंगल जो बना एच जी आर, इस एंगल, यही तो टर्न हुआ ना लाइट का। एक्चुअल टर्न की अगर बात करें हम लोग तो यहां से लेकर के यहां तक का टर्न हुआ है। तो इस एंगल को हम लोग बोलते हैं डी, एंगल ऑफ डिविएशन। डी मतलब डिविएशन, एंगल ऑफ डिविएशन। तो द peculiar shape of the prism makes the emergent ray bend at an angle to the direction of the incident ray. इंसिडेंट रे जो था इसका डायरेक्शन तो ये था, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे की बात हो रही है ना, कोई इंसिडेंट रे का डायरेक्शन यह है ना?
और इमर्जेंट रे का डायरेक्शन ये है, इसको उल्टा ले जाएंगे, सीधा ले जाने से तो एंगल नहीं बन पाएगा, उल्टा ले जाने से एंगल बनेगा। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिविएशन। नाम याद रखना, एंगल ऑफ डिविएशन, एंगल ऑफ डिविएशन यहां पे, ठीक है। और भी कुछ एक्साइटिंग चीजें होती हैं प्रिज्म से, सिर्फ इतना ही नहीं होता है, और भी कुछ कुछ होता है। ध्यान आ रहा है क्या होता था? डिस्पर्सन, पिछले वीडियो में हमने इसको भी देखा था। डिस्पर्सन किसको बोलते थे? मोनोक्रोमेट, पॉलीक्रोमेटिक व्हाइट लाइट। पॉलीक्रोमेटिक व्हाइट लाइट को अगर प्रिज्म के ऊपर डाला जाए तो बाहर जो निकलता है ना, ये रेनबो के सारे कलर्स निकल के आ जाते हैं। राइट साइड में पूरा का पूरा रेनबो हमें मिल जाता है। क्या होता है, व्हाइट लाइट को जब इधर से पास प्रिज्म के ऊपर डाला जाए, प्रिज्म के ऊपर जब व्हाइट लाइट जाती है तो व्हाइट लाइट में सातों कलर लाइट के होते हैं। सतरंगी इंद्रधनुष का नाम सुना ही होगा, देखा भी जरूर होगा। इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं, वो सारे के सारे कलर्स व्हाइट लाइट में होते हैं। व्हाइट लाइट में वो सारे कलर्स होते हैं, और जब प्रिज्म पे पड़ता है तो वो सातों कलर को अलग अलग कर देता है। यहाँ व्हाइट में सारे कलर मिक्स हैं, एक साथ है सारे के सारे, और निकलने के बाद सारे अलग हो गए। रेनबो में भी वही होता है। सनलाइट जो व्हाइट लाइट होती है, रेनबो उसको 7 अलग अलग कलर में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। सेम काम प्रिज्म भी कर सकता है। कैसे करता है? जब ये व्हाइट लाइट प्रिज्म के ऊपर पड़ती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड लाइट का सबसे कम होता है, वायलेट का सबसे ज्यादा होता है। तो रेड सबसे कम बेंड होती है, वायलेट सबसे ज्यादा बेंड होती है। सबसे कम बेंड रेड का होगा, सबसे ज्यादा बेंडिंग वायलेट की होगी। ओके, फिर दूसरे सरफेस पे भी रिफ्रैक्शन होना है, तो दूसरे सरफेस पे भी रेड का रिफ्रैक्शन कम होगा और वायलेट का ज्यादा होगा। तो 2 बार मैग्नीफाई हो गया, अब 2 बार एंगल बदल रही है, रेड की अलग हो रही है और वायलेट की अलग हो रही है। अब बीच में सारे एंगल्स, सारे कलर्स की भी एंगल्स अलग अलग हैं। इसका नतीजा क्या हुआ? रेड लाइट गया यहाँ से, थोड़ा सा बेंड हुआ और फिर थोड़ा सा बेंड हुआ, यहाँ आ गया, ऊपर रह गया। ब्लू को देखो, अगर ब्लू बीच में है तो यहाँ बेंड हुआ और फिर उसके बाद और इधर बेंड हुआ, यहाँ पर आ गया। कितनी दूर आ गया? रेड से ब्लू कितनी दूर आ गया? वहीं वायलेट की बात करो तो वायलेट और दूर आ गया, यहीं पे से डिस्टेंस बढ़ गया, उसके नीचे की तरफ बेंड हो गया और यहाँ तो और नीचे की तरफ हो गया, यहाँ आ गया। सातों कलर्स अलग अलग बन गए। द प्रिज्म हैज probably split the incident white light into a band of colors। प्रिज्म ने कलर्स पैदा नहीं किए हैं, प्रिज्म के अंदर कोई बल्ब नहीं लगा जिसके कारण कलर हो गया। प्रिज्म है, सिर्फ प्रिज्म, इसके अंदर कोई लाइट नहीं लगी हुई है। प्रिज्म ने व्हाइट लाइट को अलग अलग कर दिया है। बोलोगे क्यों मान ले, व्हाइट लाइट में इतने सारे कलर होते तो दिखे क्यों नहीं? ये सवाल न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन के दिमाग में भी था, उन्होंने ही ये सब कुछ किया था। चलो एक बार पहले देख लेते हैं 7 कलर्स कौन कौन से हुए, फिर मैं बात करता हूँ और उसके बारे में। द वेरियस कलर्स सीन आर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। देखो पिक्चर में देखो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, 7 कलर, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में विबग्योर बोलते हैं, VIBGYOR। याद रखने में सिंपल होता है, विबग्योर। V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। विबग्योर। सातों कलर को याद करने का इससे अच्छा तरीका नहीं है। इतना लंबा याद नहीं होगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। विबग्योर में सब कुछ याद हो गया एक ही बार में, और सीक्वेंस में भी है, देख लो। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, VIBGYOR, एकदम सीक्वेंस में है। सीक्वेंस में याद हो गया, कौन सा किधर आएगा पता है। प्रिज्म से जब हमें ड्रॉ करना होगा, सब इसको उल्टा करके रखना है, रेड सबसे ऊपर रहेगा और वायलेट सबसे नीचे होगा, ठीक है। द बैंड ऑफ कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ ए लाइट बीम इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम। जो सातों कलर अलग अलग निकल गए, एक पूरा बैंड हो गया, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है। लाइट का पूरा फैलाव,
कितने कलर्स अलग अलग निकल रहे हैं, उसको पूरे को स्पेक्ट्रम बोलते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्सन। ये जो प्रोसेस है व्हाइट लाइट से स्पेक्ट्रम बनने का प्रोसेस जो है, इसको क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन। कितनी सारी नई चीजें आ रहे हैं। देखो ये जो बैंड बन रहा है स्क्रीन पे, जो इमेज फॉर्म हो रही है, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। व्हाइट लाइट से अलग अलग लाइट में कन्वर्ट हो गया या सेपरेट आउट हो गया, इस प्रोसेस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। हेडिंग यही है हमारा, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट ये पूरा प्रोसेस है। स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम प्रोसेस नहीं है। स्पेक्ट्रम जो स्क्रीन पे ये सातों कलर्स मिलते हैं, इसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इमेज जो बन रही है वो स्पेक्ट्रम है। प्रोसेस ये जो है ये डिस्पर्सन है। Different colors of light bend through different angles with respect to the incident ray as they pass through the prism। हम लोग बात कर ही चुके हैं। तो जैसे जैसे कलर चेंज होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, एंगल चेंज होता है, एंगल चेंज होता है तो अलग हो जाता है। रेड लाइट बेंड्स द लीस्ट। सबसे कम बेंडिंग रेड की हो रही है। वायलेट द मोस्ट। वायलेट की बेंडिंग सबसे ज्यादा हो रही है। Dusty rays of each color emerge along different paths and thus become distinct. The band of distinct colors that we see is called spectrum। ठीक है, इतना ही है इसमें। हाँ, इतना ही है। बाकी इसकी हिस्ट्री इंटरेस्टिंग है। आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले ऐसा किया था। मैंने बताया अभी, सर आइजैक न्यूटन का दिमाग बहुत खुरापाती था। पूरी की पूरी फिजिक्स, लगभग पूरी की पूरी फिजिक्स उन्हीं की बनाई हुई है। उन्होंने ही लाइट को यूज करके, ग्लास प्रिज्म को यूज करके व्हाइट लाइट से स्पेक्ट्रम बना दिया। फिर वहां पे नहीं रुके, उसके बाद भी किया कुछ और उन्होंने। क्या? ही ट्राइड टू स्प्लिट द कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट फर्दर बाय यूजिंग अनदर प्रिज्म। एक प्रिज्म से संतुष्टि नहीं हुई, एक और लगा दिया। एक से संतुष्टि नहीं हुई, एक और लगा दिया। लेकिन ही कुड नॉट गेट एनी मोर कलर्स। कलर 7 ही निकले, 7 से ज्यादा कलर नहीं निकले। दिमाग तो गजब का था ना। पहले बोला व्हाइट लगाया तो 7 कलर निकले, अब सातों कलर को लगा देंगे तो और हो सकता है 7 से ज्यादा कलर निकल जाए, 749 कलर्स मिल जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, 7 कलर्स ही निकले लाइट में। रेनबो के भी 7 ही कलर्स हैं, तो पता है हमें तो लाइट में 7 कलर है, तो 7 से ज्यादा कैसे मिलेंगे? तो 7 से ज्यादा कलर्स नहीं निकल पाए लाइट से। He then placed a second identical prism in an inverted position to the first prism। अभी भी संतुष्टि नहीं मिली, अभी भी संतुष्टि नहीं मिली है। प्रिज्म को उल्टा के रख दिया। कैसा उल्टाया? इस तरह से। एक प्रिज्म इस तरह से है, दूसरा को इसके बगल में उल्टा करके रख दिया। तो क्या हुआ? उल्टा करके रख दिया तो ये जो सातों कलर्स अलग अलग आए थे ना, ऊपर रेड आया था, नीचे वायलेट आया था, अब दोनों वापस मिक्सअप हो गया। दोनों मिलकर के वापस से व्हाइट लाइट मिल गई। क्या जादू हो रहा है? पहले व्हाइट लाइट से एक प्रिज्म ने सातों कलर्स को अलग अलग कर दिया, दूसरे प्रिज्म में वो सातों कलर को मिक्स करके वापस व्हाइट कर दिया। जादू हो रहा है ना? हाँ, ऐसा आइजैक न्यूटन ने ऐसा करके दिखाया था। एक्चुअली लैब में तुम लोग भी कर सकते हो। क्या हुआ? ही देन प्लेस्ड ए सेकंड आइडेंटिकल प्रिज्म विथ एन इन्वर्टेड पोजीशन टू द फर्स्ट प्रिज्म। इन्वर्टेड, उल्टा रखा है इस बार। रिजल्ट क्या हुआ? दिस अलाउड द कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम टू पास थ्रू द सेकंड प्रिज्म। जो स्पेक्ट्रम था पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम दूसरे प्रिज्म के अंदर घुस गया। निकला क्या? व्हाइट बीम ऑफ लाइट। व्हाइट बीम ऑफ लाइट अगली तरफ से निकल के आ गया। दिस ऑब्जर्वेशन गेव न्यूटन द आइडिया दैट सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। देखो, इतनी मेहनत करने के बाद बोलते हैं सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। हम लोग तो ऐसे ही इंद्रधनुष को देख के बता देते हैं 7 रंग है। खैर, उनका दिमाग शायद धीरे चलता था। ये था व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट को जब प्रिज्म में डाला, रेड वायलेट अलग हो गया, बीच में और बहुत सारे कलर्स जो आने थे सबके सब आ गए, और ये सारे के सारे कलर्स जब दूसरे प्रिज्म के अंदर घुसे तो सब मिलकर के वापस से व्हाइट लाइट बन गया। Any light that gives a spectrum similar to that of sunlight is often referred to as white light। ठीक है, जिस भी लाइट में 7 कलर इस तरह से मिल जाते हैं उसको व्हाइट लाइट हम लोग बोलते हैं।
तो आया अब रेनबो। इस प्रिज्म से क्या निकल के आ रहा था? रेनबो। रेनबो क्या होता है? रेनबो होता क्या है? अच्छा, देखा है क्या रेनबो पहले? देखा ही होगा, कहीं ना कहीं तो जरूर देखा होगा। रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम अपियरिंग इन द स्काई आफ्टर रेन शावर। बारिश के बाद आकाश में देखने को मिलता है। नेचुरली सातों कलर अलग अलग दिखते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। ये कैसे बनता है? डिस्पर्सन के कारण। हमने अभी डिस्पर्सन की बात की थी, रेनबो में भी डिस्पर्सन होता है। डिस्पर्सन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग आउट 7 कलर्स फ्रॉम व्हाइट लाइट इज कॉल्ड डिस्पर्सन। चाहे वो प्रिज्म करे या कोई और करे, प्रोसेस जिसमें व्हाइट लाइट से 7 कलर अलग अलग निकल के आ जाए उसको डिस्पर्सन कहते हैं। तो रेनबो इज कॉज्ड बाय डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में होते हैं, उससे डिस्पर्सन होता है। रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ द सन। अब जाहिर सी बात है ना, सूरज को देखोगे तो सिर्फ सूरज ही दिखने वाला है और कुछ तो दिखेगा नहीं। सन की तरफ देखेंगे, कुछ दिखता है क्या? सिर्फ सन चमकते रहता है, कुछ और नहीं दिखता है, आंख बंद होने लगती है। सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में रेनबो दिखता है। सन की तरफ देखने से नहीं मिलेगा, सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में देखने से रेनबो दिखता है। कैसा होता है रेनबो? कुछ इस तरीके का होता है। इसमें सातों कलर बहुत अच्छे से तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अगर नेचुरल प्रैक्टिकली देखोगे तो उसमें 7 कलर अलग अलग दिखते हैं। और यहाँ भी देखो, रेड सबसे ऊपर है, उसके नीचे येलो दिख रहा है और उसके नीचे ब्लू या वायलेट दिख रहा है। 3 कलर ज्यादा अच्छे से दिख रहे हैं इस पिक्चर में। तो रेड सबसे ऊपर दिखता है हमेशा, वायलेट सबसे नीचे गिरा। तो बोलोगे अब कि एक्रोनिम उल्टा क्यों बनाया? बोल सकता है ना कि विबग्योर क्यों लिखा? जब रेड को सबसे ऊपर आना है तो विबग्योर क्यों लिखा? कोई दूसरा नहीं बना सकते थे जिसमें रेड सबसे ऊपर हो गया, राय जी बी आईवी? नहीं, ऐसा लिखने का कारण है क्या? वायलेट का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, रेड का वेवलेंथ सबसे कम होता है। ये सारी डिटेल्स अभी नहीं पढ़नी है, लिखा इसलिए वायलेट को पहले लिखा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा वेवलेंथ वायलेट का होता है। खैर, वो तो थी, सिलेबस में बात नहीं थी। रेनबो वाटर ड्रॉपलेट्स। अब वाटर ड्रॉपलेट कैसे कर देते हैं ऐसा काम? प्रिज्म का काम कैसे कर देते हैं? ड्रॉपलेट तो गोल होता है, वाटर ड्रॉपलेट गोल होता है, और हम लोग बोल रहे हैं प्रिज्म की तरह वो काम कर देता है। कैसे? इसको तो देखना समझना पड़ेगा। देखो, ये वाटर ड्रॉपलेट अगर लेते हैं, छोटा सा पॉइंटर प्लीज, पॉइंटर, ये अगर वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक है, इस पे व्हाइट सनलाइट पड़ रही है, इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा। यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, पेन ले लो, नॉर्मल ड्रॉ कर ही दो। इस सरफेस पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से। नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओ ये तो सरफेस ड्रॉ किया, अब नॉर्मल यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करना होगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा, और ये रिफ्रैक्टेड एंगल कुछ हो जाएगा। और फिर उसके बाद जब दूसरे सरफेस पे लाइट आती है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे लाइट बाहर नहीं निकल पाती है, वापस अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती है। हाँ, ऐसा जादू होता है। जब दूसरे सरफेस पे लाइट जाती है तो वापस अंदर की तरफ ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसको बोलते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन। कहाँ है ये? रिफ्लेक्टेड इंटरनली, रिफ्लेक्टेड इंटरनली। यहां से रिफ्लेक्शन हो जाता है, फिर वापस इस सरफेस पे आता है ना, तब यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है। और यहाँ पे जब रिफ्रैक्शन होता है तब यहाँ पे सातों कलर अलग अलग सारे दिख जाते हैं। तो सनलाइट रेन ड्रॉप पे आया, एक रिफ्रैक्शन यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो गया, फिर वापस इधर से आया, और यहाँ पे जब रिफ्रैक्शन होगा तो सातों कलर अब अलग अलग दिखने लगते हैं। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को अगर समझने की कोशिश करें तो क्या बोल सकते हैं? वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म, दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स
देखो, रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट, देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली। यहां पे जो हो रहा है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्ट इट इंटरनली, इंटरनल रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्ट इट इंटरनली। एंड फाइनली रिफ्रैक्ट इट अगेन, यहाँ पे रिफ्रैक्शन फिर से होता है व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द रेन ड्रॉप। इतने प्रोसेस के बाद हमें मिल जाता है क्या, रेनबो। ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ लाइट and internal reflection, different colors reach the observer's eyes. You can see the rainbow on a sunny day when you look at the sky through a waterfall or through water fountain with the sun behind you. ऐसा भी होता है, देखा है कभी वाटरफॉल पे या सन फाउंटेन पे देखो अगर, तो कभी कभी रेनबो दिख जाता है वहां भी। सेम प्रोसेस वहां भी अप्लाई होता है। ठीक है, ये था रिफ्लेक्शन के बारे में। रेनबो के बारे में, रेनबो में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होता है। चलो बाकी की चीजें अगले वीडियो में देखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।